हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है पार्ट बी जो कि 40 मार्क्स की है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर हम आज कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लासेस में कवर हो जाए। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक चीज़ और आपको गाइडलाइंस बता देता हूँ मैं। CBSE ने सर्कुलर निकाला। उन्होंने कहा कि जो हमने बैलेंस शीट पढ़ी है, जिस बैलेंस शीट में बहुत सारी आइटम्स पढ़ी हैं, उन आइटम्स में से कुछ आइटम्स जो है आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी। करेक्ट? यह सिर्फ पूछी जाएंगी तो उनके ऊपर ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं पूछा जाएगा। तो कौन कौन से आइटम्स हैं कहता है, सर्कुलर पढ़ते हैं। एज पर सर्कुलर नंबर दिस, ये सर्कुलर का नंबर है, ये 2 जुलाई 2013 को इशू किया है CBSE ने। उन्होंने कहा है फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी गिवन इन द CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन इन द चैप्टर ऑन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन की, ये बैलेंस शीट में कहाँ आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ आती हैं। लेकिन हम करें बात कंपैरेटिव स्टेटमेंट की जो चैप्टर नंबर 3 है, कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें जो नेक्स्ट चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस बात करें जो उससे नेक्स्ट चैप्टर है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बात करें जो हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर ये आइटम्स नहीं पूछी जाएंगी। सबसे पहले कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो हमने पढ़ा था, ये नहीं पूछा जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नहीं पूछा जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये नहीं पूछा जाएगा। असेट्स के तौर में देखें तो असेट्स में क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। असेट्स में यानी कैपिटल WIP के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट नहीं पूछा जाएगा। डेफर्ड टैक्स असेट्स नहीं पूछा जाएगा। अदर नॉन करंट असेट्स जैसे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस नहीं पूछे जाएंगे। बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स नहीं पूछे जाएगा। हाँ, अगर विद इन 12 मंथ्स मेच्योरिटी है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक। साथ में कहता है जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं एंड अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेज हैं सच एज शेयर इशू एक्सपेंस हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, विल नॉट बी गिवन इन द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड चैप्टर्स। इन 4 चैप्टर्स में ये नहीं पूछा जाएगा। आगे कहता है ऑल्सो पेटेंट एंड कॉपीराइट हो गया, कंटिजेंट लायबिलिटीज हो गया, कमिटमेंट्स हो गया, विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ये इवेल्युएट नहीं पूछे जाएंगे। कैसे इवेल्युएट करना, आपको जनरल टर्म में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर आते हैं, बट आपको इसका इवेल्यूशन नहीं आएगा। हेंस इलिस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन इन द चैप्टर्स ऑन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स डू नॉट इंक्लूड द अबव मेंशन्ड आइटम्स। ये सारी की सारी आइटम्स हमारे उसके अंदर नहीं होंगी। बात करें डेफिनेशन की, मीनिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, वो हम चैप्टर 1 में इन डिटेल कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। सो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आज का चैप्टर स्टार्ट से पहले सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। कैसे हम एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाएगा उसके क्या क्या टूल्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, वो टूल्स क्या क्या होंगे वो हमारे चैप्टर्स हैं। जैसे हमने कहा कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट होगा, ट्रेंड एनालिसिस होगा, अकाउंटिंग रेशियोज होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। ये जो 2 चैप्टर हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ेंगे। करेक्ट, बैचलर डिग्री लेंगे जब तब करेंगे। अभी हमारे 12th के कोर्स में इसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, बट दीज आर ऑल्सो द टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स contained absolute figures of assets, liabilities, revenues, expenses and profits or loss of enterprise. They do not reveal the earning capacity, liquidity, financial soundness of the enterprise. समझ लीजिए, हमें बैलेंस शीट बना के दिया है, उसके अंदर क्या लिखा होगा, असेट्स के बारे में लिखा होगा, लाइबिलिटीज़ के बारे में लिखा होगा। करेक्ट। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो उसके अंदर इनकम के बारे में लिखा होगा, एक्सपेंस के बारे में लिखा होगा, प्रॉफिट के बारे में लिखा होगा, लॉस के बारे में लिखा होगा। बट कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा। इट मीन्स ये हमें ड्राइव करना होगा
बाय एनालाइजिंग द डेटाज, जितनी भी इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं, जो डेटाज हमें दे रखे हैं, हमको उन्हें एनालिसिस करना होगा और एनालिसिस करने के बाद कंक्लूजन निकालना होगा, एक रिजल्ट ड्राइव करना होगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, कंपनी के अर्निंग पोटेंशियल्स क्या हैं, कंपनी के अर्निंग की कैपेसिटी क्या है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एनालिसिस। इट मीन्स कहीं ना कहीं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस इट्सेल्फ नहीं बताएंगे कि क्या उनकी पोजीशन है, ये कहीं ना कहीं हमें एनालिसिस करना होगा और एनालिसिस करने के बाद हम ड्राइव कर सकते हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी। कहता है दे आर नॉट रेडली अंडरस्टैंडेबल टू देयर यूजर्स। ऑब्वियस सी बात है, इससे रेडली अंडरस्टेबल नहीं हो सकती ये सब चीज़ें। हेंस दे आर एनालाइज टू प्रेजेंट देम इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इसलिए हम क्या करते हैं, यानी इससे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जिससे कि ये ईजी वे में, आसान तरीके से यूजर्स के पास पहुंचे और यूजर इसे समझ सके। इसीलिए वो कहता है कि वेयर इज टूल्स और डिवाइसेस एम्प्लॉयड फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज, कि यूजर की इजीली इन्फॉर्मेशन मिल सके, यूजर्स इजीली समझ सके, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें टूल्स दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले टूल्स करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये हमारा फर्स्ट टूल होगा जो हम एनालिसिस करेंगे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कहता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब इसके बारे में समझते हैं। वो कहता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट कुछ नहीं है, आप 2 ईयर का डेटा, ईयर 1 ईयर 2 का डेटा लीजिए। जैसे मान लीजिए फिक्स्ड असेट्स आपने 2 लाख ले लिया, यहाँ पर आपने 2.5 लाख रुपए ले लिया। वो कह रहा है इन दोनों असेट्स को ले लीजिए, ईयर 1 ईयर 2 में ले लीजिए इनकी वैल्यू, और ये देखिए कि ओवरऑल एक साल से दूसरे साल में कितना चेंज हुआ है। जैसे मान चलते हैं हमारे केस में 50,000 का चेंज हुआ है, इन एब्सोल्यूट टर्म में 50,000 का चेंज हुआ है, बट वो कहता है कि परसेंटेज भी दिखाओ कि अगर ये परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर करंट ईयर में कितना बदलाव हुआ है। तो हम कहते हैं हमारा 50,000 का चेंज हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर कितना है 2 लाख। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। तो कहता है कि हम जो हमारे पास ओपनिंग असेट्स है उसका 25% हमारा चेंज हुआ है करंट ईयर में। बस इसी अंडरस्टैंडिंग, अब देखो इजी अंडरस्टैंडिंग होगी ना इसके अंदर। तो ये एक एनालिसिस का टूल है, कंपैरिजन करना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के कंपैरिजन करके 2 ईयर का 2 डेटा को कंपेयर करके हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की फिक्स्ड्स क्या है, कंपनी की लायबिलिटीज़ क्या है, कंपनी की इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट क्या है। कहता है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ योर फर्म इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। कि पीछे क्या हुआ था, फ्यूचर को देखने के लिए जरूरी है कि आप ये देखिए कि पहले क्या हो चुका है। फॉर दिस पर्पज इट बिकम्स इसेंशियल टू मेक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 2 और मोर ईयर्स। जैसे हम ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 एंड सो ऑन, इस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ईयर 1 का ईयर 2 से, ईयर 2 का ईयर 3 से, ईयर 3 का ईयर 4 से, ईयर 1 का ईयर 4 से। इसी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इसी से बेसिस हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। आगे कहता है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर ईयर्स ऑफ द सेम फर्म आर प्रेजेंटेड एंड कंपेयर्ड इट इज़ नोन एज इंटर पीरियड कंपेरिजन और इंट्रा फर्म कंपेरिजन। अब देखिए हमने एक ही फर्म का क्या किया, हमने सेम फर्म का 1 और 1 से ज़्यादा साल के लिए या 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए हम जब कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए राम लिमिटेड है, राम लिमिटेड का हमने 2016 2017 का कंपैरिजन किया, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटर पीरियड कंपैरिजन, इंटर पीरियड कंपैरिजन, ठीक। या फिर हम राम की फर्म के अंदर ही असेट्स का कंपैरिजन करते हैं, एक साल के असेट्स का दूसरी साल के असेट्स से कंपैरिजन करते हैं, तो इसे क्या करें, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, करेक्ट। बट वो कहता है कि अगर एक फर्म का, मान लीजिए एक्स लिमिटेड का अगर हम वाई लिमिटेड से कंपैरिजन करते हैं, देन इट इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इंट्रा इट मीन्स विद इन, इंटर मीन्स एक का दूसरे के साथ। कह रहा है व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर फर्म्स आर कंपेयर्ड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। इट मीन्स अगर एक ही फर्म के साथ होगा, सेम फर्म का अगर सेम फर्म में कंपैरिजन हो रहा है तो इंटर फर्म बोलेंगे, एक फर्म का किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो इसे इंटर फर्म कंपैरिजन बोलेंगे। ठीक है जी। पर्पस देखते हैं कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या हमें ज़रूरत है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने की, क्या इससे यूजफुल यूटिलिटी क्या होगी, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका पर्पस क्या होगा। सबसे पहले कहता है टू मेक द डेटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब बैलेंस शीट कोई देखता है, एक लेमैन जब बैलेंस शीट देखता है या वो प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, तो जब वो देख रहा होता है तो उसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि ये है क्या।
इसलिए हमें क्या करना है, इस तरह से उसे यानी डेटा प्रोवाइड करना है कि उसे ईजी लगे, आसान लगे, वो ईजिली क्या कर सके, कुछ कंक्लूजन निकाल सके, वो समझ सके, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरी हो सके। तो पहली बात तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, दूसरा सिंपल होना चाहिए। मेन एम ऑफ प्रिपेयरिंग कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू पुट द डेटा फॉर नंबर ऑफ ईयर्स इन सिंपल एंड कंपेरेबल फॉर्म। जैसे हमने कहा ईयर 1, ईयर 2, एक हमने सिंपल फॉर्मेट में रखा। आगे कहता है कि व्हेन डेटा फॉर नंबर ऑफ ईयर्स आर पुट साइड बाय साइड अ कंपैरिजन बिकम्स ईजियर। जैसे हमने यहाँ पर एक साल यहाँ करें, दूसरा साल यहाँ पर रखा, तो इसका हम इससे कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ईयर 1 में 1 लाख, ईयर 2 में 2 लाख, तो अब ये कंपैरिजन करना आसान हो गया, 1 लाख से 2 लाख। एंड इट बिकम्स सिंपलर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंसर्न। अब देखो फाइनेंशियल हेल्थ किससे पता लगेगी, बैलेंस शीट से। ऑपरेशन का ऑपरेटिंग रिजल्ट किससे पता लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम दोनों को क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस बनाएंगे, साइड बाय साइड इस तरह से डेटा रखेंगे कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरा कहता है ये ट्रेंड को दिखाता है, इंडिकेट द ट्रेंड। अब ट्रेंड कैसे पता लगता है, जैसे मान लीजिए ईयर 1 में आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, ईयर 2 में आपको 15% का प्रॉफिट हुआ। अब आप बताओ इससे क्या ट्रेंड पता लगता है, नहीं लगता। या फिर आपने ईयर 3 निकाला, ईयर 3 में आपका 18% का प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ट्रेंड दिख रहा है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आपका जो है प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर हम रेवेन्यू की बात करें कि पिछले साल मान लीजिए ईयर 1 में आपका 10 लाख का रेवेन्यू था, ईयर 2 में आपका 15 लाख का था, ईयर 3 में आपका 20 लाख का था, तो ईयर 4 में आप क्या मान के चलेंगे कि और बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो इसे कहते हैं ट्रेंड, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है। इसी तरह डिक्रीजिंग भी हो सकती है, कॉस्ट मान लीजिए हमारी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो जाएगा। कहता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ चेंज बाय पुटिंग द फिगर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे प्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ है, घटा है या बढ़ा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस घटा है या बढ़ा है, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स ये सारे हमारे बढ़े हैं या घटे हैं, उस ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, या कोई चेंज नहीं हुआ है फॉर नंबर ऑफ ईयर्स साइड बाय साइड। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन। मान लीजिए हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है और उसके साथ में हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेंड, ये ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं फर्म की जो हेल्थ है और जो फर्म इस समय चल रही है वो ग्रोइंग स्टेज में है, कंपनी ग्रोथ पर चलती है। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ हेल्दी ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, की आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द कंसर्न। अब देखिए जब हम कंपैरिजन करते हैं डेटाज का, तो डेटा कंपैरिजन से पता लगता है कि कहाँ कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ कंपनी का वीक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हमने कहा सैलरी हमारी ईयर 1 में 1 लाख की थी, ईयर 2 में हमारी 1,20,000 की हो गई, तो बढ़ रही है। बट लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर अगर हम देखें तो जो इम्प्लॉई को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे थे, मान लीजिए उसे हम ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे थे, तो वो पहले 1 लाख का था, आज वो सिर्फ 20,000 का रह गया है। इट मीन्स ये कंपनी को दिखाता है कि कंपनी को, यानी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कंपनी का कि कंपनी ने जो ट्रैवलिंग अलाउंस था वो कंपनी ने इतना सेव किया है। बट यही चीज़ अगर मान लीजिए 1 लाख का था और सीधे 20 लाख का हो जाता या 15 लाख का हो जाता, तो कंपनी को यहाँ पर टेक केयर करने की जरूरत थी कि 1 लाख पिछले साल का अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस का खर्चा था तो आज ये 25 लाख का या 20 लाख का कैसे हो गया। कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट रहा है, उसी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पाया जाता है कि कहाँ पर कमी रही है, उस कमी को दूर किया जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वीक पॉइंट निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकाल सकते हैं। वीक पॉइंट के ऊपर काम करके उसे सही किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। कहता है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स मे ऑल्सो इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द फर्म। उससे क्या होगा, मैनेजमेंट कैन देन इन्वेस्टिगेट करेगी एंड फाइंड आउट द रीजंस फॉर द वीकनेस ऑफ द कंसर्न एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। ठीक है जी। आगे कहता है टू कंपेयर द फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। अब देखो इंडस्ट्री की एवरेज परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। मान लीजिए इंडस्ट्री की एवरेज परफॉर्मेंस आ रही है कि इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज मान लीजिए 15% साल का कमा रही है। ठीक है जी। समझ लीजिए बिस्किट इंडस्ट्री है, अगर ये बिस्किट इंडस्ट्री है तो क्या होगा, इट मीन्स पार्ले का बिस्किट है, गुड डे का बिस्किट है, ठीक अलग तरीके के बिस्किट है, डिफरेंट बिस्किट्स हैं। अब बिस्किट्स इंडस्ट्री मान लीजिए लगभग 15% अर्न कर रही है, तो जो हमारी बिस्किट इंडस्ट्री है इट मीन्स कहीं ना कहीं वो 15% तो अर्न करेगी। इतना तो हम मान के चलेंगे, इतना हमें भी कमाना होगा। तो ये भी हमारा एक क्या करता है, कंपैरिजन का पॉइंट बनता है कि हम यानी औरों की परफॉर्मेंस से
औरों की परफॉर्मेंस का एवरेज करके हम अपनी परफॉर्मेंस कैलकुलेट या डिटरमाइन कर सकते हैं। कहता है कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स अ बिजनेस यूनिट टू कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, ऑल द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री हम कंपेरिजन करेंगे और ये प्राप्त करेंगे कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आगे कहता है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, ये फोरकास्टिंग में भी मदद करता है। देखो हमने कहा था हम पिछले साल को बेस मान के आगे फ्यूचर्स के लिए फोरकास्टिंग करते हैं, तो पीछे जो हमारे पास डेटा है उसका हम एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपने सैलरी का खर्चा पे किया, सैलरी मान लीजिए 2010 में आपने 1 लाख रुपये दी, 2011 में मान लीजिए 1,20,000 हुई, 2013 में मान लीजिए 1.5 लाख हो गई। तो कहीं ना कहीं आप इससे ट्रेंड निकाल सकते हो कि 2014 में ये लगभग 1,80,000 से 2 लाख के आसपास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो करेक्ट कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द चेंज in the key figures over a period helps the management in forecasting the profitability and financial soundness of the business। ठीक है जी। सो इट वाज द यूटिलिटी, ये यूटिलिटी थी कंपनी की। अब वो कहता है कुछ फॉर्म्स हैं, टेक्निक्स हैं, कैसे हम इन्हीं से कंपेरिजन करेंगे, कैसे हम कंपेरिजन करेंगे उसके लिए सबसे पहले कहता है वो जो टेक्निक्स हमारे पास, करेक्ट टू शो द एब्सोल्यूट डेटा इन रुपीज़ ओनली। इट मीन्स जैसे ईयर 1 था, ईयर 2 1 लाख से 1,20,000, तो कितना चेंज आया, ये आया 20,000 का चेंज आया। तो ये होता है एब्सोल्यूट टर्म में दिखाना, तो मनी के टर्म में दिखाना। कहता है समटाइम्स ओनली रुपीज अमाउंट फॉर वेरियस पीरियड्स आर शोन इन द कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स अ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 में कितना 2 लाख था और 17 में हो गया 2.5 लाख, तो हम कह सकते हैं कि 50,000 का हमारे को रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। ठीक, दूसरे टेक्निक को कहता है कि हम क्या दिखाएं, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज दिखाएं। हम ये ना दिखाएं कि पिछले साल कितना था और अगले साल कितना हुआ है, हम सीधा ये दिखाएं कि हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो मान लीजिए डायरेक्ट, ये हमारा जो रेवेन्यू हुआ है डायरेक्ट 50,000 से इंक्रीज हुआ है। डायरेक्ट इंक्रीज दिखाएं, हमें ना बेस दिखाने की जरूरत है ना हमें चेंज दिखाने की जरूरत है। कहता है टू शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डेटा, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कह सकते हैं कि जो कंपेरिजन किया जाएगा 2016 का 2017 से, वो कह रहा है इंक्रीज हो गया 50,000 रुपये से। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट कहता है टू शो द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे ईयर 1 ईयर 2, ईयर 1 में 2 लाख, ईयर 2 में 2.5 लाख, तो हमने भी परसेंटेज निकाला था, कितना है नहीं हमारा 50,000 का चेंज हुआ है 2 लाख के कंपैरिजन में, तो कितना हुआ है नहीं 25%। जो 25% चेंज हुआ है इसे हम कह सकते हैं कि ये परसेंटेज टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कि 16 का 17 से जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है नहीं 17 में जो इंक्रीज हुआ है वो 25% इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2016। तो एक तो हमने एब्सोल्यूट फिगर में दिखाया ईयर 1 ईयर 2, एक हमने सिर्फ ये दिखाया कि ईयर 1 से ईयर 2 में कितना चेंज हुआ है, और तीसरा हमने दिखाया कि ईयर 1 से ईयर 2 में कितना परसेंट चेंज हुआ है। अगला कहता है कि कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन रेशियोज में दिखा सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ईयर 1 ईयर 2, ईयर 1 में मान लो 1 लाख था, ईयर 2 में 2 लाख हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल टू 2:1। इट मीन्स करंट ईयर में हमारा डबल का इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, उसी को कहता है कि रेशियो में एक्सप्रेस करना। कह रहा है समटाइम्स एन एडिशनल कॉलम इज प्रोवाइडेड इन द कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डू द चेंजेज ओवर द ईयर्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो। डेटा ऑफ करंट ईयर इज डिवाइडेड बाय द डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर, जैसे हमने भी यहाँ पर किया, सेम सिमिलर कैलकुलेट किया। अगला कहता है यूज ऑफ कम्युलेटिव फिगर्स एंड एवरेजेस। देख लीजिए, मान लीजिए हमने 4-6 सालों का डेटा लिया और उसके बेसिस पर हमने कंपेयर किया। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, रेवेन्यू मान लेते हैं हमारा कितना है 14, 15, 16, 17, ये 4 सालों का डेटा दिया हुआ है। हम इन 4 सालों का एवरेज लेंगे और उसे अपने से कंपेरिजन करेंगे। मान लीजिए हमने 2.5 लाख कमाया, ठीक है जी, हमने 2.5 लाख कमाया, यहाँ पर हमें कितना दिया 2,10,000 एवरेज, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना 2,10,000 और हमारा 2.5 लाख है। इट मीन्स वी आर इन गुड पोजीशन कि कहीं ना कहीं हमने जो इंडस्ट्री की एवरेज है उससे और ज़्यादा बेटर किया है। तो कहीं ना कहीं कहता है कि जो कम्युलेटिव फिगर्स हैं उसके बेसिस और एवरेज निकाला है उसके बेसिस पर भी हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर द 5 टेक्निक्स जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। एंड लास्ट टॉपिक कहता है कि जो एडवांटेजेस हैं इसके, क्या क्या एडवांटेजेस हैं यानी हमारे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के। ठीक, वो कहता है सबसे पहले अ सिंगल ईयर बैलेंस शीट शोज
only the balances of accounts on a particular date, whereas the comparative balance sheet shows not only the balances of accounts as on different dates but also the extent of increase or decrease in various items of balance sheet. मतलब अगर हम कहें तो ईयर वन का अगर हम ईयर वन में ही कंपैरिजन करें तो उससे क्या होगा, हमारे को ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकलेगा, हमें ये पता नहीं लगेगा कि इंक्रीज हुआ है पिछले साल से या डिक्रीज हुआ है. बट जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी बनाते हैं, तो हम ईयर वन का जब ईयर टू से कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है या जो हमारी असेट्स है, जो लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. दूसरा कहता है कि इन सिंगल ईयर बैलेंस शीट फोकस इज ऑन स्टेटस, स्टेटस देखा जाता है कि क्या है, जबकि कंपैरिजन नहीं किया जाता. लेकिन वो कहता है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या होता है कि एम्फेसिस होता है कि कितना बदलाव हुआ है, कितना चेंज हुआ है, पिछले साल से कितना बदल गया है. अगला कहता है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज मोर यूजफुल इन कंपैरिजन टू सिंगल ईयर बैलेंस शीट बिकॉज इट इनेबल्स अ फाइनेंशियल एनालिस्ट टू स्टडी द नेचर, कि नेचर क्या है, साइज क्या है, डायरेक्शन क्या है चेंज का. मान के चलते हैं कि इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ इन वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट. एज सच इट मे बी यूज टू स्टडी द ट्रेंड इन द बिजनेस. जैसे कि अब हमें पता ही नहीं होगा कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या पता लगेगा, हम ट्रेंड तो कभी चेक कर ही नहीं पाएंगे और ट्रेंड हम कभी देख भी नहीं पाएंगे. लास्ट कहता है द कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. इन दोनों के बीच में लिंक बनाता है. मींस हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितना असेट्स थे. इट मीन्स हमने 10 लाख के असेट्स लगाई, 10 लाख के असेट्स से हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ. तो वो कहता है कि अगर हम असेट्स बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए. तो वो कहता है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ये लिंक डेवलप करता है. बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस, कि जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी वजह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है. आगे कहता है वेयर इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोज द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल पर. इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. अब हमें यानी सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला था, उन्होंने कहा फॉर्मेट क्या होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का. हम बैलेंस शीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यानी, ठीक है जी, बट हम फॉर्मेट देख लेते हैं. ये हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट है, वही इक्विटी, हमको वो आइटम हटा चुके हैं इसके अंदर जो कि हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे. इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड आता था, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ये हमारा टोटल हो जाएगा. अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट. मान लीजिए हमारे पास शेयर कैपिटल आ जाती है 10 लाख से 15 लाख, तो हम एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे. 10 लाख 15 लाख हमारा पिछले साल था, सॉरी मान लीजिए 15 लाख है, या नेगेटिव भी कर सकते हैं, 15 लाख है और ये 10 लाख है. तो कहता है करंट ईयर में हमारे पास 15 लाख है, पिछले साल हमारे पास 10 लाख था, कितना चेंज हुआ, 5 लाख का इंक्रीज हुआ. इंक्रीज हुआ 5 लाख का, तो हम कह रहे हैं 5 लाख का इंक्रीज हुआ कितने से, पिछले साल 15 लाख का था, इंटू में 100, दैट इज 33.33%. इसी तरह मान लीजिए हमारा यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग से, लॉन्ग टर्म बोरिंग से यानी 10 लाख का आज हो जाता है मान लीजिए ये 8 लाख का. तो जरा बताओ 10 लाख का करंट ईयर में, 8 लाख का पिछले साल था, तो 2 लाख क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया. इंक्रीज हो गया तो 2 लाख डिवाइड बाय कितना है, नहीं 10 लाख इंटू में 100 कितना हो गया, 20% हो गया. इसी तरह मान लीजिए हम अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करें, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स की बात करें तो हम कहते हैं फिक्स एसेट हमारे 15 लाख की है आज, पिछले साल ये 20 लाख की थी. अब आप बताओ इस बार क्या हो गया, ये कम हो गया. इट मीन्स कहीं ना कहीं 5 लाख घट गया, तो इसलिए हम नेगेटिव में डालेंगे. जब ये नेगेटिव साइन का मीनिंग्स हुआ घटना, कि पिछले साल ये 20 लाख का था, आज ये 15 लाख का है, तो कहीं ना कहीं 5 लाख कम हो गया. तो 5 लाख डिवाइड बाय कितना, 15 लाख इंटू में 100, ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा यानी 33%. अब एक चीज़ और, यहाँ पर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो माइट भी ये प्रीवियस ईयर हो सकता है और ये करंट ईयर हो सकता है. क्यों, इससे ये होगा कि हम इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे कि पिछले साल ये था, आज ये है, ठीक है जी. तो हम इसे प्रीवियस ईयर मानेंगे और इसे हम करंट ईयर करेंगे बस. बाकी तो हमारा बैलेंस शीट वही है, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स. फॉर्मेट वही है, बैलेंस शीट वही है, ठीक है जी. नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटमेंट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं. और प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये देखेंगे कि हमारा कंपैरिजन कैसे किया जाएगा. कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में कंपैरिजन करने का क्या होगा, हमें इनकम के साथ एक्सपेंस के साथ कंपैरिजन करना है. एक ईयर दूसरे ईयर से कंपैरिजन करना है. कंक्लूजन करना है कि क्या कंपनी पोजीशन है इस समय. कह रहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज द नेट प्रॉफिट फॉर नंबर ऑफ ईयर सो दैट चेंजेस इन द एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज in terms of percentage may be known comparative statement of profit and loss. इट मीन्स वो कहता है कि हम ये चेक कर सकें कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कंपनी का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है.
तो इन इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, जैसे कि रेट किस चीज़ में, इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है घटा है, मटेरियल कंज्यूम जो हमारा है बढ़ा है घटा है, इनकम और एक्सपेंसेस हमारे बढ़े हैं या घटे हैं, प्रॉफिट हमारा यानी बढ़ा है या घटा है, ये सारे के सारे ट्रेंड हम यानी इस स्टेटमेंट से निकालते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू फैसिलिटेट कंपेरिजन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर 2 और मोर ईयर्स, पहली चीज। दूसरा कहता है टू एनालाइज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ रुपीज एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर कितने रुपए बढ़ा है घटा है, और इन टर्म्स की कितना परसेंट बढ़ा है या घटा है। कहता है टू एनालाइज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज, की प्रॉफिट ये चेक करना एंटरप्राइज का कि प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। और कहता है फोरकास्टिंग में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, कि हम यानी फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे कि हमारा क्या एक्सपेंस होना चाहिए, क्या आज इंप्लॉय की सैलरी अगर आज 10 लाख है, हमें लगता है कि अगर हम फ्यूचर में 5% या 10% इंक्रीमेंट देंगे तो 11 लाख के लिए हमने अगले साल के लिए प्रपोज कर दिया। तो वही कहते हैं कि फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कंपेरिजन तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे कहता है यानी इसका भी हमें यानी एज पर जो कंपनी एक्ट है हमें फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट में हम यानी यहाँ पर इसे भी हम यानी प्रीवियस ईयर करेंगे और इसे हम करंट ईयर करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट में हम नेक्स्ट आगे जब हम फॉर्मेट पढ़ेंगे तो उसमें यानी ये एब्सोल्यूट चेंज भी दिखाएंगे और परसेंटेज चेंज भी दिखाएंगे। फॉर्मेट हमें ऑलरेडी पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कॉलम और बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे यानी एब्सोल्यूट चेंज और दूसरे में लिखेंगे हम परसेंटेज चेंज। ठीक है जी, पिछले साल से करंट ईयर में कितना चेंज हुआ है और परसेंटेज कितना चेंज हुआ है, हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और विद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि कंपेरेटिव स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, सो टुडेज क्लास वी हैव डन, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।